Good morning students, welcome once again to my class. This video is for class 7. So students, today we'll continue with our chapter of history, that is regional cultures, chapter number 9. So almost this chapter is finished. Only one topic is left in case study of the growth of regional language of Bengal. तो स्टूडेंट्स हमने अपनी लाइव क्लास में पहले से पढ़ा कि कैसे जो बंगाली लैंग्वेज है वो कैसे डेवलप हुई और वो कहाँ से आई. सो द बंगाली लैंग्वेज इज़ डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड्स, बट देयर इज़ also words in Bengali which derive from different sources like tribal languages, Persian and European languages. तो बहुत सारे शब्द बंगाली भाषा के संस्कृत के अलावा ट्राइबल, पर्सियन या यूरोपियन लैंग्वेजेस से भी लिए गए हैं. नाउ अर्ली बंगाली लिटरेचर. तो दिस चैप्टर वॉज लेफ्ट कि बंगाली साहित्य के बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे. बंगाली साहित्य को जो पहले का जो पुराना बंगाली लिटरेचर रहा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या कर सकते हैं, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट वन दैट इज़ इंडेप्टेड टू संस्कृत, मतलब जो संस्कृत भाषा का ऋणी रहा. इंडेप्टेड मीन्स या जो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से निकल के आया है वो कहलाया इंडेप्टेड टू संस्कृत. सो दिस इंक्लूड्स ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स. तो ये वो लिटरेचर हैं, ठीक है, जिसमें ट्रांसलेशन किया गया है क्या संस्कृत एपिक्स का, ठीक है, जिसको जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी लेकिन बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया है, जैसे कि मंगल काव्य. ठीक है, मंगल काव्य कंसिस्ट ऑफ लिटरली ऑस्पिशियस पोएम्स. क्या है मंगल काव्य में, क्या है, बहुत सारी उसमें लिटरेरी पोएम्स हैं. ओके, सो ऑस्पिशियस दैट इज़ शुभ. तो जैसे कि इसका नाम था मंगल काव्य, तो क्या था, कैसी पोएम थी, जो शुभ अच्छी पोएम, लकी पोएम्स थी, वो उसकी एक रचना थी मंगल काव्य. सो ऑस्पिशियस पोएम्स डीलिंग विथ लोकल deities and bhakti literature such as the biographies of चैतन्य देव. इसके अलावा चैतन्य देव जो कि एक बंगाली भक्ति सेंट थे. सो भक्ति लिटरेचर सच एज बायोग्राफीज़, भक्ति साहित्य जिसमें कि बायोग्राफीज आत्मकथाएं, जैसे कि चैतन्य देव की द लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट. दीज टेक्स्ट्स आर ईजियर टू डेट बिकॉज सेवरल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड इंडिकेटिंग that they were composed between the late 15th and mid 18th centuries. तो चैतन्य देव जो कि लीडर थे वैष्णव भक्ति मूवमेंट के, ये जो टेक्स्ट रहे, ये जो बायोग्राफीज़ या ये जो लिटरेचर रहे, इनको डेट करना काफ़ी इजी रहा, मतलब इनके बारे में पता करना बहुत ज़्यादा आसान रहा, क्योंकि बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स पाई गई या हम उनको देख सकते हैं, उनसे हम जानकारी ले सकते हैं जिनकी रचना मध्य 15वीं या फिर 18वीं शताब्दी में की गई थी. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ संस्कृत. तो पहला था इंडेप्टेड ऑफ संस्कृत, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ संस्कृत. वो साहित्य जो कि संस्कृत भाषा से आज़ाद था, अलग था, मतलब उस पर निर्भर नहीं था. सो दिस इंक्लूड्स लिटरेचर सच एज सॉन्ग्स ऑफ मायनमती एंड गोपी चंद्र. तो ये वो लिटरेचर हैं, साहित्य हैं, जैसे कि सॉन्ग्स, ठीक है, गीत किसके, मायनमती या गोपी चंद्र के. स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म. कौन सी स्टोरीज, कहानियाँ जो किससे जुड़ी हुई थी, वर्शिप ऑफ धर्म, कि कैसे धर्म की पूजा की जाए, धर्मा ठाकुर. एंड फेयरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बलाड्स. इसके अलावा क्या थे, फेरी टेल्स, बहुत सारी परियों की कहानियाँ, फोक टेल्स, बलाड्स. They circulated orally and cannot be precisely dated. तो क्योंकि पहले इनको लिखा नहीं गया था. अच्छा, ballads क्या होता है, ballads a song or poem that tells a story. एक गाना या एक कविता जो कि हमें किसी स्टोरी के बारे में बता रहे हो, that is ballad. So
ये जो पोएम्स थे, ये स्टोरीज़ थी, ये ओरली कन्वे की जाती थी, बताई जाती थी, इनको लिखा नहीं गया था, इसलिए इनकी डेट हमें एक्चुअली नहीं पता है। दे वर पर्टिकुलरली पॉपुलर इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ बंगाल। और ये साहित्य कहाँ पे मशहूर था, प्रसिद्ध था? ईस्टर्न बंगाल में, वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स वर रिलेटिवली वीक, जहाँ भी ब्राह्मण्स का जो प्रभाव था वो कमज़ोर था कहीं ना कहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे वो संस्कृत भाषा से ज़्यादा जुड़े हुए थे, इसलिए उनसे जुड़े हुए जो साहित्य थे वो भी संस्कृत भाषा से ही इन डेप्थ थे। और जबकि ईस्टर्न रीजन ऑफ बंगाल में इंडिपेंडेंट ऑफ संस्कृत। Now students, this chapter is completed. Read the chapter properly. Now I'll give the introduction of chapter 20 of geography, that is life in grasslands and dry areas. So I'll finish only the introduction of this chapter. In the previous lesson we have read about, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस वाला लेसन स्किप किया है, दैट इज़ लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, तो उसी से रिलेटेड ही ये चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे। सिमिलरली इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हैबिटेट इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स मैंने आपको पढ़ाया भी है पहले ही, क्या होते हैं? घास के मैदान। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या स्थिति रही है नेचुरल वेजिटेशन की, वाइल्ड लाइफ की, प्राकृतिक जो पेड़ पौधे वनस्पति हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ जो पशु पक्षी रहे हैं, या ह्यूमन हैबिटेट कहाँ पे? टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, एंड ड्राई एरियाज़ लाइक डेजर्ट्स, या फिर सूखे एरियाज़ में, क्योंकि टेम्परेट ग्रासलैंड में भी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है और डेजर्ट्स में तो बिल्कुल नहीं। तो ड्राई एरियाज़ जैसे कि डेजर्ट्स, तो हम यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल इसके पहले वाले चैप्टर में ख़त्म हो चुका है। As studied in previous lessons, grasslands are region with rainfall deficient for forest। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको याद हो, ग्रासलैंड्स वो जगह होती हैं जहाँ पे बारिश इतनी कम होती है, ठीक है, इतनी डिफिशियंट होती है, इतनी कम होती है कि फॉरेस्ट ट्रीज़ ग्रो अप नहीं कर पाते हैं, जंगल के इतने बड़े बड़े पेड़ ग्रो अप नहीं कर पाते हैं, एंड मोर देन इनफ टू कीप द लैंड ड्राई, और इतनी पर्याप्त बारिश होती है कि ज़मीन ड्राई ना रहे, डेजर्ट में भी तब्दील ना हो जाए। ग्रासेस इन सम हाइट इन दीज रीजन्स and are called grasslands. On the other hand, deserts are the vast landscapes with sand and very minimum vegetation. उसी में हम दूसरी तरफ यहाँ पे डेजर्ट्स के बारे में, रेगिस्तान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो डेजर्ट्स क्या होते हैं? ये वो बड़े ज़मीन, लैंडस्केप एरिया होते हैं जहाँ पे क्या होता है? सैंड होता है और वेजिटेशन, वनस्पति बहुत कम होती है, पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं। So the topic temperate grasslands will continue in our next class. Thank you. Read the chapter.